नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़े एक ऐसे सेंसिटिव विषय पे आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ जो जानते सब लोग हैं, हम सबको समझ में आ रहा है, लेकिन कारण बहुत बहुत क्लियर नहीं है किसी को। मैं बात कर रहा हूँ, क्या हिंदुस्तान में मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है? जैसे कहा जाता है ना कि मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत जो पुराने पार्टियां थी, पुरानी सरकारें थी, उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया, हिंदुओं के लिए नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू खतरे में है, एक इस तरह की बात हो रही है। तो क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट दिया जाता है और उसका मैं अब आर्गूमेंट कर रहा हूँ उसके जवाब में जो बात कही जा रही है वो मैं थोड़ा आगे कहूँगा। एक ये भी कहा जाता है कि साहब ये देखिए, जितने टेररिस्ट हैं सब मुसलमान होते हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि कोई हिंदू टेररिस्ट है? इस तरह का एक आर्गुमेंट दिया जाता है। मैं उसका जवाब भी आगे दूंगा। पहले थोड़ा समझ लीजिए कि क्या मुसलमान और क्या वो, और ये है क्या। दुनिया में कुल करीब 190 करोड़ मुसलमान हैं, रफली 190 करोड़। और दुनिया के जो पहले 4 देश हैं जहां सबसे ज़्यादा मुसलमान नंबर के हिसाब से हैं, इंडोनेशिया में 23 करोड़, पाकिस्तान में 21 करोड़, हिंदुस्तान में 20 करोड़। पूरी मुस्लिम आबादी का मोटे तौर पे करीब 11%। बांग्लादेश में 15 करोड़। मैं बाकी और उनका नहीं कर रहा हूँ, जिसमें ईरान भी और ये भी है, मैं उनका नहीं कर रहा हूँ, पहले 4 की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की कुल आबादी 138 करोड़ है, जिसमें करीब ऐसा माना जाता है कि 14.5%, वो जो मैंने 20 करोड़, 14.5% के तकरीबन मुसलमान हैं। अब एक तो ये समझ लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब ये जिसको आम भाषा में OIC बोलते हैं, ये 1969 में फॉर्म हुई थी। आज उसके 57 कंट्रीज उसकी सदस्य हैं, जिसमें से 56 कंट्रीज UN की सदस्य हैं, और जिसमें से 49 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे मेजॉरिटी मुसलमानों की है। बाकी 8 कंट्रीज में मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है। इसमें से ये जो सारे देश में जब बात मैं इस्लाम की कर रहा हूँ, तो उसमें से केवल 3 इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं, केवल 3, पाकिस्तान, ईरान और मॉरिटेनिया। ये 3 सिर्फ रिपब्लिक्स हैं। इंडिया में 2, अब मैं आ जाऊँ इंडिया पे। इंडिया में 2 स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एक मान रहा हूँ, 28 + 8 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी पहले स्टेट थी, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप, जहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है। इंडिया के जो पहले 4 स्टेट जहाँ पे मुस्लिम्स की इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा समझ लें। असम में मोटे तौर पे करीब 34.5 34.22% मुस्लिम है, आबादी है। वेस्ट बंगाल में 27%, केरल में 26.56%, यूपी में 19.26%, कुछ लोग 9.5%, 19.5% भी बोलते हैं। अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि मुसलमानों के नंबर्स क्या हैं, दुनिया में कितने नंबर्स हैं उसके रेफरेंस में, क्योंकि यह ना कि खतरा मुसलमानों से है, हिंदू धर्म खतरे में है, उसको मैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी। उच्च कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने 3 साढ़े 3 साल तक माथापच्ची की, दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा। जो देश के बेस्ट ब्रेन्स जैसा कहा जाता है, वो लोग उसमें अपना दिमाग लगाए। हर जात धर्म के लोग उसमें रिप्रेजेंटेशन था, एक उस पर नुक्ताचीनी हुई, और फाइनली एक संविधान हमें मिला। और ये हुआ कि देश इस संविधान से चलेगा, सब नागरिक बराबर। एक दुनिया के लिए हैरतगंज चीज़ की सबका वोट बराबर, छोटे बड़े, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, काला गोरा, सबके वोट बराबर, एक वोट की सबके बराबर। अब हमारे यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब देश चल रहा है तो भाई देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर आप किसको मानते? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे जहाँ आज हमारा देश खड़ा है, इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा ताकतवर आपको कौन लगता है? जो मुझे लगता है और जो मैं अपना, कि चुने हुए प्रतिनिधि, खास करके MP या MLA, ये 2 ऐसी चीज़ हैं जिनके जिसको आप कहें ना कि ये ताकतवर लोग हैं, जिनके पास पावर है। और ऐसा नहीं है, जो देश के बड़े उद्योगपति हैं, इस सब यहाँ आने के लिए अलालायित रहते हैं। चाहे वो राहुल बजाज साहब हों, चाहे वो अनिल अंबानी साहब हों, चाहे वो विजय माल्या साहब हों, हर उद्योगपति किसी ना किसी तरह से MP बनने के चक्कर में रहता है। मैं यहाँ थोड़ा इस समय बात लोकसभा के MP की ज़्यादा करूँगा, क्योंकि लोकसभा में
टेक्निकली वही चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। और विधानसभा की बात करूंगा जिसमें एमएलएस की बात करूंगा। अब अगर ये 14.5% देश में मुस्लिम आबादी है और 542 सीट है, तो उस प्रोपोर्शन में कितने एमपीज होने चाहिए? अगर, क्योंकि आजकल हर चीज़ प्रोपोर्शन से है ना, कि फलाना बैकवर्ड में उस सब कास्ट के इतना है तो उनका एक मंत्री, उनका एक मंत्री, ये तो आपको समझाया जाता है कि भाई इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इनके साथ जाति हो रही है, ठीक बात। तो उस प्रोपोर्शन में इनके 78 या 79, अब आप क्योंकि 78 पॉइंट कुछ है तो 79 भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ 78 एमपीज होने चाहिए इनके अपने रिप्रेजेंटेशन। अगर 14.5% इनकी आबादी है उसके हिसाब से। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये 17वीं लोकसभा है जो 2019 में चुनी गई। इसमें कुल मुस्लिम एमपीज 27 हैं, 27। इसके पहले वाली जो थी, जो 2014 में जब मोदी जी पहली बार आए थे, तो केवल 22 मुस्लिम एमपी थे। इस बार जो बढ़ गए हैं वो उत्तर प्रदेश में, चूंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कुछ एमपीज चुन के आए हैं और उसमें मुस्लिम भी काफ़ी हैं, तो इसलिए वो संख्या पिछली बार के मुकाबले, पिछली बार 22 थी, इस बार 27 हो गई है। और 15वीं लोकसभा 2009 की जब मनमोहन सिंह दोबारा जीत के आए थे, तब वो 33 थे, 33। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि अब आपको लगेगा कि भाई ये 33 ये तो बहुत कम है। अब सबको लगेगा नहीं नहीं, बीजेपी की सरकार चल रही है ना, इसलिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कम है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक मैक्सिमम मुस्लिम एमपीज लोकसभा में 1980 में जब इंदिरा गांधी दोबारा चुन के आई और उनका नंबर था 49, वो भी 78-79 के ऊपर नहीं गए थे, 49। तो जो मैं रिप्रेजेंटेशन की बात बार बार करना चाह रहा हूं कि वो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से उनको उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। बीजेपी ने जैसे इस बार जब हुआ है तो बीजेपी ने कसम खाने के लिए, भाई पहले तो बीजेपी किसी को टिकट ही नहीं देती थी, अब उसने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ना था तो वहाँ शायद 4-5 मुसलमानों को कैंडिडेट दिया था। उसमें से एक बीजेपी का कैंडिडेट सौमित खान जो है वो वेस्ट बंगाल से जीत के आए हैं, और एक एनडीए में उनके सहयोगी दल जो लोक जनशक्ति पार्टी थे रामविलास पासवान जी वाली, वो खगड़िया से, बिहार से जीत के आए हैं। तो टेक्निकली एनडीए के 2 मुस्लिम एमपी हैं और उसमें से बीजेपी का 1 एमपी है। अब मैं जरा आपको, ये तो मैंने एमपी की बात कर दी, अब मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। मैं जब भी जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। असम में 34% मुस्लिम। असम में अभी इलेक्शन हुए, 126 वहाँ पे विधानसभा की संख्या है, मतलब टोटल एमएलएज जो चुन के आए वो 126। अब 126 में अगर 34.22% के हिसाब से उनको कितनी सीटें होनी चाहिए, तो उनके अपनी जनसंख्या के हिसाब से 43 है कितनी, 31। और ये 31 कोई भी बीजेपी से नहीं है जो वहां सरकार चला रही है, जो रूल कर रही है। 31 लोग आए हैं, आइडियली 43, मतलब अगर आप उस कोटे की बात कर रहे हैं। अब जरा बात कर लें हम लोग वेस्ट बंगाल की, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भाई ममता बनर्जी ने अनप्रेसिडेंट जीत हासिल की। सबको लगा अनप्रेसिडेंट, ऐसा माना जाता है कि उनको बेगम ममता और क्या क्या कहा गया, उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो बहुत मुस्लिम परस्त हैं और उन्होंने मुसलमानों का बहुत ज़्यादा फेवर करती हैं। लेकिन जब पावर शेयर करने की बात आती है तो वो भी जरा समझ लीजिए। वेस्ट बंगाल में टोटल जो विधानसभा है वो 292 है, 292 की उसकी संख्या है। वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है वेस्ट बंगाल की वो 27% है। तो परसेंटेज के लिहाज से वहाँ पे 79 एमएलएज होने चाहिए, हैं कितने? और ये तब मैं बात कर रहा हूँ जो ऑपोजिशन रूल, जहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार होने के बाद 42 एमएलएज, 79 अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, 42 ऑन ग्राउंड 42। अब जरा हम लोग यूपी की भी बात कर लें। यूपी में अभी इलेक्शन हुआ और बीजेपी दोबारा बढ़िया से जीत के आई। कितने एमएलएज? 403। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 19.26, 19.26। इस हिसाब से कितने होने चाहिए? 78। है कितने ग्राउंड पे? 34। बीजेपी तो किसी को एमएलए का टिकट भी नहीं देती है, तो ये 34 हैं, ये सब सपा के ही हैं, तो 34। ये स्थिति आपके उत्तर प्रदेश में है, जहां आइडियली 78 होना चाहिए उनके रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। मैं एक फिगर, क्योंकि ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं भाई, कौन खतरे में है, किसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, कौन किसकी जो मतलब नुमाइंदगी होनी चाहिए वो ठीक से नहीं हो रही है।
अब मैं एक और वो कर दो, जो 2 स्टेट जहां पे मुस्लिम की मेजॉरिटी है, कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर और एक लक्षद्वीप। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू कश्मीर में 1992 में सदर रियासत बने और जो पहले कर्ण सिंह बने थे 52, फिर सदर रियासत के बाद वहाँ पे गवर्नर साहब बनने लगे और 2019 से लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद आया। सदर रियासत एक आदमी कर्ण सिंह, गवर्नर 10 लोग बने 1965 से 2019 तक, एक भी मुसलमान नहीं, एक भी मुसलमान नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर 3 बन चुके हैं, सतपाल मलिक साहब, फिर मुर्मू जी या कौन, और अब मनोज सिन्हा साहब, मुस्लिम नहीं। अब आ जाइए आप लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप पे मुस्लिम आबादी, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नाम की एक चीज़ होती है, ये लिस्ट में लगा दे रहा हूँ लक्षद्वीप वाली। अब तक 35 एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं। अभी वो खोड़ा जी एक नए जो गुजरात से भेजे गए हैं वहाँ तरह तरह के करतब करने के लिए, वो क्या क्या कर रहे हैं उस पर मैंने एपिसोड भी किया है, वो बात कभी और करेंगे। उस 35 में जो मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि नाम 1-2 डाउटफुल थे, मैं नहीं क्लियर हूँ, उस 35 में सिर्फ एक जिनको मैं वो वैसे भी जानता हूँ, वजाहत हबीबुल्लाह साहब एक मुस्लिम हुआ है 1956 से 1956 से अभी तक। उसमें जो नाम दिख रहे हैं हो सकता है 1-2 कोई और हो, लेकिन 35 में यह स्थिति है। जो मैं बेसिकली आपके साथ जो शेयर करना चाह रहा हूँ कि कहाँ उनको था, कौन खतरे में, किसके साथ जाती, किसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, कौन हमारा हिस्सा खा जा रहा है, किससे डर कि वो आ जाएंगे तो हमारा हिस्सा भी ले लेंगे, ये किसकी बात कर रहे हैं। ये आज़ादी के 75 साल बाद ये हालत है। लेकिन नहीं, क्योंकि देखिए ये जो एक आपको एक दिग्भ्रमित किया जाता है, समझाने की कोशिश की जाती है, उनकी क्लैरिटी बिल्कुल है और वो आप एक बार समझ लेंगे। वो मैं आज सोच रहा हूँ आपको समझा दूँ तो आगे भी हो जाएगा। जो बात वहाँ होती है मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्यभूमि, 3 चीज़, मदरलैंड, फादरलैंड एंड होली लैंड। उनका कहना है कि मातृभूमि जहाँ आप पैदा हुए, जैसे टेक्निकली मेरी मातृभूमि मैं लखनऊ में पैदा हुआ, पितृभूमि मेरी गोरखपुर है क्योंकि मेरे पिताजी और मेरी विरासत और मेरा गांव, और मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ कहाँ को बिलोंग करते हो, अगर मैं यूपी से बाहर गया तो फिर लोग मुझे गोरखपुर से रिलेट करते हैं। पुराना गोरखपुर, अब तो महाराजगंज जिला अलग, गोरखपुर से रिलेट करते हैं। मैं और बाहर जाता हूँ तो मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मातृभूमि हो गई, ये मेरी पितृभूमि हो गई। अब मेरा पुण्यभूमि है, पुण्यभूमि में जहाँ पे मेरे ईश्वर जो मतलब जिनको मैं मानता हूँ, तो पुण्यभूमि भी हिंदुस्तान। अब ये जो इस फिलॉसफी को वो करते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखिए क्रिश्चियंस और मुस्लिम, इनकी पुण्यभूमि हिंदुस्तान नहीं हो सकती है क्योंकि भारत नहीं हो सकती है। इनकी पुण्यभूमि तो भाई मक्का मदीना है और उनकी बाहर है, तो ये हिंदुस्तान नहीं हो सकती है। अब अगर हिंदुस्तान नहीं हो सकती है तो इनकी राष्ट्रभक्ति को जरा इनके राष्ट्र प्रेम पे सबको शक होता है। सुबह से शाम तक इनको अपनी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम को कहीं ना कहीं मेडल की तरह लगा के बार बार इसको बताना होगा। अब मैं थोड़ी सी बात आपसे और एक और कर लूँ। एक अखंड भारत की बात आप बहुत सुनते होंगे, देखिए यहाँ से वहाँ तक था और वो मुस्लिम आए उन्होंने यहाँ से पूरा दिखाते हैं, कहाँ से कहाँ तक था। वो ईरान से शुरू करते हैं और बांग्लादेश की उस सीमा तक दिखाते हैं। बाकी छोड़ दीजिए, ईरान छोड़ दीजिए, अगर ये कभी अखंड भारत हो जाता है तो 20 करोड़ पाकिस्तान के मुसलमान, 15 करोड़ बांग्लादेश के मुसलमान, हुए 35 करोड़, 20 करोड़ अपने यहाँ, तो ये वैसे ही 55 करोड़ हो जा रहे हैं। तो आप इस अखंड भारत में जहाँ कर अखंड भारत, कोई ये अखंड हिंदुओं का नहीं होगा। आपको फिर जीना, जब आज वो 14.5% है तो वो परसेंटेज बढ़ जाएगा, वो करीब 25% हो जाएंगे, तो आप उनके साथ कैसे जिएंगे, तब तो आपको और खतरा लगेगा। तो ये मैं जो जिस बात को कहना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ उलझाने की बात है। क्योंकि अभी हाल के दिनों में क्या हुआ है, क्यों मैं ये कहना पड़ रहा है कि जो भी एक्शन हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर किसी ने गलत घर बनाया है, किसी ने ज़मीन कब्जा कर रखी है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उस कार्रवाई का निर्णय देने वाले मेरे हिसाब से कोर्ट है। ये जो ठोक दो या बुलडोज़र चला दो, ये नीति कितनी कारगर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस समय का तो फ्लेवर यही है, इस समय का तो फैशन यही है। अभी एक खरगांव में, आप मध्य प्रदेश का, आज की खबर है, वो इंडियन एक्सप्रेस में बुलडोज़र चलाया गया। वो महिला के पास कागज, कह रही वो पीएम आवास योजना में उसका घर बना था।
2.5 लाख रुपए पीएम आवास से मिले थे, 1 लाख रुपए उसने अपना लगाया था, उसको जो कागज़ मिला था उसको साइन करके चीफ मिनिस्टर ने दिया था, वहाँ के तहसीलदार ने उसको वो सब दिया था, पुराने घर के साथ उसकी फ़ोटो, नए घर के साथ उसकी फ़ोटो। और उसने बताया, उसने कहा 7 तारीख को शुक्रवार था, शुक्रवार के दिन उनको एक नोटिस आया कि 3 दिन के अंदर आप अपने कागज़ दीजिए। 7 को उसने कागज़ टाइप करवाया, ये 7 को आया, मतलब 2 दिन की छुट्टी, सेकेंड सैटरडे और उसकी, और मंडे को आ गए वो। मंडे को क्यों आ गए? क्योंकि उससे पहले रामनवमी पड़ा, और रामनवमी वाले दिन वो जो वहाँ के झड़प हुई, और एक मुस्लिम परिवार था। कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो टारगेट आप केवल मुस्लिम परिवार, अगर इस तरह की बात है, आप जहाँ पे भी बुलडोजर चला रहे हैं, आप ज़्यादातर देखिए 90% से ऊपर केवल मुसलमानों के वो गिराए जा रहे हैं। अब मैं उस बात पे आ रहा हूँ जो मैंने शुरू में कहा था कि ये तो टेररिस्ट होते हैं। देखिए, सारे टेररिस्ट मुसलमान क्यों होते हैं? ये मैंने नहीं कहा है, ये मंटो का जी का कहना है। अब वो आप फिर मंटो पे भड़केंगे, कुछ लोग ये कहेंगे कि साहब आप मंटो का। मुझसे एक पिछली बार एक इसी उसमें गलती हो गई थी, जब इकबाल साहब को मैंने कह दिया था कि वो पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान वो 38 में मर गए थे। ये ठीक है, ये गलती हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक से अलाइन हो गए थे पाकिस्तान की डिमांड के साथ। मैं उसको माफ़ी चाहता हूँ उस गलती के लिए। मंटो जी ने कहा है, मंटो जो हैं वो ये कहते हैं, और ये थोड़ा वो है कि सारी जो वेश्याएं होती हैं वो महिलाएं होती हैं। तो क्या आप लेबल करेंगे कि सारी महिलाएं वेश्या होती हैं? तो अगर सारे टेररिस्ट मुसलमान होते हैं तो क्या सारे मुसलमान टेररिस्ट होते हैं? ये लॉजिक गलत है, ये पेश करने का ढंग गलत है। क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, नफरत की बुनियाद पे देश नहीं चल सकता है। कोई भी देश, कोई भी घर नहीं चल सकता है, रिश्ते नहीं चल सकते हैं। हम लोग एक कौन सी नफरत पैदा करना, और वो भी किस लिए? कि इलेक्शन में हमारी जीत हो जाए। एक कोई भी हो, आज मुसलमान है, कल के दिन कोई और होगा, आप नफरत क्यों फैला रहे हैं? तो ये नफरत के उससे नहीं। अच्छा, हो क्या रहा है? आप ये नफरत तो फैला रहे हैं। आप एक चीज़ कभी ठंडे दिमाग से सोचिएगा, ये CAA हुआ, NRC हुआ, 370 हुआ क्या? CNRC में आपने एक तरह से चिढ़ाया ना उनको, कोई कंक्लूड तो हुआ नहीं। 370 आपने कश्मीर में वो किया, उसका हुआ क्या? क्या सारे आपके हिसाब से जो भी कश्मीरी पंडित क्या वापस चले गए? क्या कश्मीर बहुत खुशहाल हो गया? क्या कश्मीर, मतलब हुआ क्या आपके इससे? तो केवल वोट के चक्कर में, क्योंकि बाकी एक पक्ष बहुत खुश होता है कि वाह वाह क्या हुआ, देखिए उनका बुलडोज़र से गिरा दिया, केवल वोट के चक्कर में ये उचित नहीं है। देश में अमन और चैन चाहिए, देश में प्रेम चाहिए। नफरत की बिना पे मेरी याद में, मेरी जानकारी में तो ना कोई देश, ना कोई कौम, ना कोई राष्ट्र फला फूला है। थैंक यू सो मच।